ना है। कल हमारे योगाहार की बहन जी आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने और बाजड़ जी ने पलासी में महिलाओं के को प्रशिक्षण दिया। इसके लिए वो हम उनके हृदय से आभारी हैं। हमारे योगाहार के जो सदस्य हैं डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, उन्होंने लगभग 1 घंटे का समय दिया और वो हमारे साथ फोन पर दिल्ली से जुड़ी रही। हम उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। जी ओम। बहुत सुंदर। आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी और गजानन बाजड़ जी, दोनों को बहुत बहुत शाहजवान कि वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर से और आज हमारे किसान भाइयों को रमेश्वर मेहरा जी के जो प्रशिक्षण चल रहा था उसमें विशेषकर महिलाएं थी, सब महिलाएं, घरेलू बहुत महिलाएं और मजदूर महिलाएं। जी ओ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे का सत्र का संचालन आदरणीय रंजना जी करें आप। देखो 14 रुपए करना पड़ेगा, है ना? आना जाना 14 करना पड़ेगा। ये आप प्रिय सर 14 रुपए किलोमीटर है। जैसे 14 किलोमीटर बंद कर दो, इनको म्यूट कर दिया करो रंजना जी। रमेश मीणा जी है, भगवत सिंह जी है, या जो भी अनम्यूट करते हैं तो धोखे से फिर आप आपको ही म्यूट हो गए, आप खोलिए अपना माइक सर। जी। सभी को प्रणाम। और जैसा कि पूरा विश्व जानता है कि परम पूज्य स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को विश्व ही नहीं, हाँ विश्व जानता है, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है। स्वदेशी योग आयुर्वेद ऋषि और कृषि परंपरा के प्रखर प्रवक्ता, अगर वो आज हमारे बीच में होते तो आज देश की स्थिति ऐसी ना होती। उनके साथ, उनके सानिध्य में कई हमारे भाई बहनों का को रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वो कम समय में ही हमारे बीच से चले गए। उनका कल जयंती थी, तो कल चूंकि कार्यक्रम पहले से निर्धारित थे, इसलिए आज अपने योगाहार कार्यक्रम में उनके संस्मरण के लिए परम पूज्य स्वर्गीय राजीव दीक्षित के ऊपर हम सबको अपनी अपनी विचार व्यक्त करना है, अपने संस्मरण सुनाना है और हम विनम्र श्रद्धांजलि और शुभकामनाओं के साथ अब हम आगे सबसे पहले प्रथम बार हम आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करेंगे, क्योंकि हमको सर दिशा दे आज के कार्यक्रम के लिए हमें कैसे क्या चर्चा करना है और परम पूज्य स्वर्गीय राजीव दीक्षित के बारे में हम सब चर्चा करेंगे, उनको याद करेंगे, स्मरण करेंगे, उनको नमन वंदन करेंगे और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पवन कुमार जी को, वो आए और हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। जी नमस्कार। ओम। सभी को बहुत शुभकामनाएं आज के योगाहार दिवस दिन की, और आज के बहुत सुंदर योग की कक्षा भी रही और ये जान के भी बहुत खुशी हुई कि कल जो हमारी महिलाएं हैं उसके उनको योग के बारे में और जो चीजें आज रमेश चंद्र मेहरा जी ने बताई है उसका विस्तारीकरण हुआ। और निश्चित रूप से इस तरह से कार्यों से हमें आगे बल मिलता है कि जो कार्य हो किया है, जो हमने सीखा है, उसको हम आगे तक पहुंचाएं और उसको आने वाले समय में उनका फीडबैक भी लें, जहाँ तक ये संभव होगा उन्हीं महिलाओं से कि कितने महिलाओं ने उनमें से उनको चीजें अच्छी लगी, क्या उनके अनुभव रहे, क्या उन्होंने कार्य किया, क्या उन्होंने सीख पाए, क्या उन्होंने अपने बच्चों के साथ भी इसके ऊपर चर्चा की या उनको भी सिखाया। तो ऐसा फॉलोअप करके जरा सी ये व्यवस्था प्रबल होती है और आने वाले समय पर ये स्थापित हो जाती है। और साथ ही जो आज 2 मिनट का समय में जो हमने पिछले 3 दिन सीखा था और अपने पूरे शरीर को एक उसका एक उसके टच कह देंगे उसको, हमने अपने कान को भी मरोड़ा, तो वो सब चीजों को भी इस योगाहार कार्यक्रम में हमें स्थापित करना है। और मेरे मन में यह भी विचार आ रहा था कि हम जब 940 दिन से ज्यादा समय हमारा हो गया है और रोज हमारे पास
सीखने के लिए कुछ ना कुछ नई चीजें आ रही हैं, तो क्यों नहीं इस बात पर भी विचार किया जाए कि हम जो हमारे योगाहार से हमने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखी है योग के क्षेत्र में, उसकी अपना एक प्रोटोकॉल बनाया जाए 1.5 घंटे का, और उस प्रोटोकॉल को हम प्रैक्टिस करें, उसको देखें, और यदि संभव होगा तो उसके ऊपर उसको फिर फाइनल भी करेंगे, और फाइनल करके हुए उसको हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। ये एक सुझाव है, इसमें चर्चा अगर हम करते हैं, विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से हमने जो भी अच्छी से अच्छी चीजें सीखी हैं, सिखाया तो सबने बहुत अच्छा है, लेकिन उनमें से भी जो अच्छा है, जब जैसे सूर्य नमस्कार के ही बहुत सारे हमारे तरीके निकले आए, तो उसमें से हमारा सबसे अच्छा तरीका क्या है जिसको सब लोग कर सकते हैं, तो योगाहार प्रोटोकॉल, योग प्रोटोकॉल का तरीका भी हम एक विकसित कर सकते हैं। इस पर भी हम विचार करें। लेकिन आज के हमारे जो टॉपिक है उस पर मैं आता हूँ। वो हमारे स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने भी इसी प्रकार से 2000 के दशक में जब उन्होंने बातें करना शुरू की और अपने व्याख्यान देने शुरू किए, तो धीरे धीरे हमारे बहुत सारे साथियों ने उनको सुना, और उसमें से जो चीजें अच्छी थी उसको समझने का प्रयास किया, उसको अनुसरण करने का प्रयास किया, और जो उसी की वजह से शायद ये है कि एक जो पतंजलि के माध्यम से एक व्यवस्था बनी, और व्यवस्था के ऊपर बातचीत होने लगी, और उसके ऊपर लोगों की समझ बढ़ने लगी। तो उसके लिए राजीव दीक्षित जी का एक बहुत अहम योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके साथ मेरा कभी भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, और लेकिन और मैंने उनके बहुत सारे भाषण भी नहीं सुने जब वह जीवित थे, लेकिन उसके बारे में मैंने बाद में देखा, समझा और पढ़ने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से उसका एक हमारे देश के जनमानस में राजीव दीक्षित जी के की सोच जो थी उसका एक व्यापक प्रभाव पड़ा है। एक व्यापक प्रभाव जन चेतना को बढ़ाने के लिए, जनमानस को जगाने के लिए, और उसके आधार पर अपनी सोच को परिवर्तित करते हुए आगे बढ़ने के लिए एक आंदोलन के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया है, जो कि अस्मरणीय है। और हमारे पतंजलि योगपीठ में भी राजीव दीक्षित भवन में ही भारत स्वाभिमान की सारी क्रियाकलापें वहीं से ही संचालित होती है। तो जब भी मैं वहां पर जाता हूँ तो राजीव दीक्षित भवन के नाम से उनकी याद जो है बार बार आ जाती है। तो एक बहुत सुंदर उनका एक योगदान रहा है, और आज उनके ही द्वारा किए गए योगदान अलग अलग क्षेत्रों में व्याख्यान और जो विचार दिए गए हैं उसी के लिए आज शायद ये सत्र हमने निर्धारित किया गया है। और जो भी हमारे साथियों ने उनको देखा है, उनकी बातें सजीव सुनी है, और उनमें से कौन सी अच्छी चीजें उनको लगी जो आज भी सार्थक है, आज भी रेलेवेंट है, उसके अनुभव सभी साथी अगर शेयर करेंगे तो हमारी यादें में राजीव दीक्षित जी के योगदान की जो स्मृतियां हैं वो जागृत हो जाएंगी, और इस बहाने हम याद करके उसको कि उनके प्रति हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी, और हम अपने आप को भी उसी तरह से उन्हीं मूल्यों की तरफ ले जाने के लिए अपने आप को हम प्रोत्साहित करेंगे, अपने आप को हम से प्रेरणा लेंगे। शायद इसी चीज को आज हम चर्चा के माध्यम से और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से, और उनके साथ अगर किसी के कोई सुखद पल रहे हैं, उनके अनुभव रहे हैं, कुछ बातचीत की है, तो उसको भी आप सब लोग शेयर करें। शायद इसीलिए आज यही सत्र की इसको खुले सत्र के रूप में आज रखा गया है कि हम अपने अनुभव को साझा करें, और उससे निकलने वाली जो भी चीजें हैं उसके ऊपर भी हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या दिशा मिलती है, हमें क्या आगे प्रेरणा, हमें जो हमने कल भी चर्चा की थी या आने वाले समय पर हमारे सत्र कैसे होंगे, उससे भी हमें प्रेरणा मिलेगी। तो इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। ओम। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। आपने आदरणीय स्वर्गीय राजीव दीक्षित के बारे में जो आपने बताया कि उनके नाम से ही हमारा पूरा पतंजलि पीठ का संगठन संचालित है पूरे देश में और विश्व में।
स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को हुआ था और उनका स्वर्गवास भी 30 नवंबर 2010 को हुआ। एक ही दिन जन्म और एक ही दिन उनका स्वर्गवास होना एक समझ से परे है। और जब उन्होंने भारत बचाओ आंदोलन और स्वदेशी की जो अलग जगाई थी, उनके वक्तव्य को रोज सुनता हूँ अपने कार में। अभी भी मैं जो है स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को, उनके वक्तव्य को ही उनके लगा करके उनको सुनता हूँ और ऐसा लगता है कि हमेशा सुनते रहे। और वो भारत की अपूर्व क्षति थी, हमारी पतंजलि पीठ की अपूर्व क्षति थी। उन्हीं के द्वारा भारत स्वाभिमान का ट्रस्ट का निर्माण किया गया था। और मैं चाहूंगा हमारे साथी भाई बहन ऐसे जुड़े हैं जो परम पूज्य स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के साथ उनका सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं। और आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने हैंडल किया है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को, अब चूंकि उनके बारे में जन्मदिन और जयंती दोनों आज ही हैं, तो उनके लिए श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि और शुभकामनाएं भी दोनों अर्पित कर सकते हैं। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ओम। सदन को नमन। आज हम स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के पुण्यतिथि को ही स्मरण, पुण्यतिथि पर स्मरण करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राजीव दीक्षित जी को हमने परम पूज्य गुरुदेव के समय में उनके साथ उनके व्याख्यान को सुना है। वो उनके बगल में ही बैठ कर के अपने व्याख्यान देते थे, जो बहुत ही ऐतिहासिक और तथ्यपरक होते थे। उनका जो बोलने का ढंग था वो भी बहुत अच्छा था, प्रभावकारी था और युवाओं को में जोश पैदा करते थे। भारत स्वाभिमान के गठन के समय उन्होंने पूरे देश भर में, जब भारत स्वाभिमान का गठन किया, उस समय वो नर्मदापुरम में भी यहाँ पर पधारे थे। वो हमारे डोलरिया ग्राम में भी उनका एक कार्यक्रम हुआ था। मैं जब डोलरिया में पदस्थ था तो मैं अपनी सारी बच्चियों को लेकर, मैं कन्याशाला, माध्यमिक कन्याशाला में था, तो सारी बच्चियों को लेकर के उन्हें सुनवाने के लिए जहाँ उनका कार्यक्रम था वहाँ उनको लेकर मैं गया। बहुत ही अद्भुत, मतलब जो चीजें वो कहते थे यथार्थ प्रमाण सहित, यानी जिस तरह से उन्होंने प्रामाणिकता को बताया कि किस तरह से हम उनकी बातों को सुनकर के गौरवान्वित होते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं कि उन्होंने वहां जाकर के, इंग्लैंड में जाकर के उन सारी डायरियों को, डायरियों के पन्ने को खोजा है, वहां से उन तथ्यों को निकाला है। और वो जो तथ्य प्रस्तुत करते थे, वो तथ्य जो होते थे, जो उन्हीं की डायरी से वो लेते थे और उनको ही वहां पर अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करते थे। ऐसे उन्होंने गुरुकुल के संबंध में कहा, ऐसे ही उन्होंने जो है किस तरह से हमारे देश की सर्जरी इतनी महत्वपूर्ण थी कि वो स्वयं बताते थे कि एक जो है व्यक्ति की नाक काट ली गई और वो भागते हुए जा रहा था, तो दूसरे एक व्यक्ति ने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा अरे ये नाक कट गई है। तो उन्होंने कहा लाओ हम आपकी नाक को जोड़ देते हैं, और सर्जरी करके या जो भी उस पद्धति थी उससे उनकी नाक जोड़ दी। और वो फिर अपने वहां संसद में, वो इंग्लैंड की संसद में कहते हैं कि मैंने ये भी देखा है। उन्होंने किसानी के संबंध में भी, उपज के संबंध में भी, इस तरह से वो जो तथ्य वहां पर सदन में प्रस्तुत करते हैं। मेघालय ने किस तरह से कहा है कि यदि हमको भारत को हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखना है तो इनकी शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा। और ये सारे तत्व वो अपने वहां सदन में दिए हुए वक्तव्य से कहते थे। तो हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे कि हमारा इतिहास इतना था। अभी तक तो हमारे इतिहास को भुलाने का प्रयास किया गया, पर उन्होंने उस इतिहास के माध्यम से ही एक जागृति समाज में पैदा की। जी ओम। उनको पुनः पुनः नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आपने अपनी बात रखी, स्मरण किया। अब मैं सुमित वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो भी अपना विचार रखें। जी धन्यवाद। राजीव दीक्षित जी का मतलब मेरे जीवन में तो बड़ा ही महत्व है। उनको सुनने के बाद ही मैं इस क्षेत्र की ओर मुड़ा हूँ। मतलब सारी दृष्टि ही बदल गई।
नहीं तो मैं भी वही आम भीड़ में ही होता कि जॉब करे और डिग्री लिए और जॉब किए और फिर उसी लाइन में हम चलते चले गए। और स्वयं राजू दीक्षित जी के साथ भी वैसा ही हुआ। मतलब कोई जीवन में आपकी एक घटना होती है और आपका सारा दृष्टिकोण बदल देता है। तो उनके साथ भी वैसा ही हुआ था भोपाल गैस कांड के बाद, कि उनको लगा कि हमारे भारतीयों के जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, कि एक आदमी इतने बड़ा कंपनी था उसमें दुर्घटना हुई और उसको आसानी से जाने दिया गया। और आज भी उनको मतलब कहीं जस्टिस नहीं है। जैसे कि डॉक्टर रश्मि झा जी ने भी बताया हुआ था। तो वैसा ही था राजू दीक्षित जी को मेरा सुनना हुआ था एमसीए के दौरान ही। और मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही कुछ अच्छा स्कोर कर पाया और उनको सुनने के बाद फिर मेरे मतलब स्टडी में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा कि ये सब फालतू चीजें। और फिर केवल उनको ही सुनता चला गया। उनका मतलब जादू ऐसा था कि मैं ड्यूरिंग द क्लास भी, कि लेक्चर चल रहा है और मैं बेंच के नीचे पड़ जाता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनको सारा सुनना है, जल्दी से जल्दी सुनना है। कान में लगा के मैं नीचे टेबल में बैठ जाया करता था। बाथरूम में हूँ तो चला रहा हूँ, स्पीकर चला रहा हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, रास्ते में चल रहा हूँ। और मैंने अपने पिछले जनरेशन से भी ऐसे ही सुना। जब उनको सुनना चालू किया तो फिर पता करने लगा तो मेरी पिछली पीढ़ी भी सब उनको सुनते थे, फॉलो करते थे। कि बारिश हो रही है, लोग छाता नहीं है मगर भूल गए कि बारिश हो रही है, खड़े होकर उनको घंटे सुन रहे हैं। अ, जैसे कि हमारे पास भी हालत नहीं थी कि अपने पढ़ाई के लिए कुछ कर पाए, मगर जितना भी पैसा था तो मैं ब्लैंक सीडी लेकर के राइट करके आसपास पूरा बांटा करता था। फ्री में ही बांटता बांटा करता था कि ऐसा होता है कि आप कुछ चीज ऐसा जान लेते हैं तो आपके पेट में रहता ही नहीं कि यार बताएं, दूसरों को बताएं, जाने जगाएं, हम जागे तो दूसरों को जगाएं। तो ऐसा कोई विषय ही नहीं था उनके पास कि जो छुए नहीं। मतलब इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, संस्कृत हो, भोजन हो, खेती हो, तकनीकी हो, हर चीज को उन्होंने पूरा विजुअलाइज कर दिया, लाके सामने रख दिया। मतलब कैसेट के जमाने में जो शायद कैसेट नहीं चलते होंगे, लोग कैसेट बना बना करके लोग फ्री में बांट रहे हैं, ऐसा उनके मतलब उनको इंसाइक्लोपीडिया ही कहा जाता था। जो मामला हमारे पास नेट नहीं था, इंसाइक्लोपीडिया नहीं था, मगर वो अपने आप में जीते जागते इंसाइक्लोपीडिया थे। तो उनको सुनने के बाद फिर मैं भी भारत स्वाभिमान से जुड़ा हुआ था और यहाँ मैं एमसीए के प्रोजेक्ट और सबको तो दरकिनार कर दिया और हम लोग प्रोजेक्टर ले लेकर के जंगलों में इधर उधर जाया करते थे, दूर दूर के गाँव में, बस्तियों में, लोगों को जगाना, बताना। यही पूरा हमारा काम चलता रहा। और दुर्भाग्यवश मैं बड़ा उत्सुक था कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। और मेरा उस दिन मतलब अच्छा पता नहीं। हाँ, जी सुमित जी का साथ मिलूँ है। जी बहुत बहुत ठीक आपने सुमित जी अपने विचार रखे हैं, उनकी याद है। अब मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ बिना समय लिए कि वो आए और अपना विचार रखें। धन्यवाद मुनिलाल जी। आज का विषय जो है पवन सर ने बहुत अच्छा रखा। राजीव दीक्षित जी की को श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए उस उनके बारे में कुछ बात रखे और आगे भविष्य में क्या किया जाए इसके बारे में बात रखें। राजीव दीक्षित जी को व्यक्तिगत सुनने का मुझे मौका मिला। वो वर्धा में आए थे और वर्धा में उस समय उन्होंने कुछ कॉलेजेस में, स्कूलों में भाषण देते थे वो, और शाम को फिर पब्लिक मीटिंग लेते थे। तो मैंने एक अध्यापक के नाते देखा, आमतौर पर ऐसा होता है कि स्कूल कॉलेजेस में जो गेस्ट आते हैं उनको तो बच्चे मतलब जबरन बिठाया जाता है और सुन लेते हैं, और उसके बाद में पब्लिक की मीटिंग यदि होते हैं तो उस वक्ता को सुनने कोई भी छात्र जाता नहीं है। आमतौर पर ऑब्जर्वेशन ये है। लेकिन मैंने इसके विपरीत देखा। हमारे कॉलेज में भी उनका व्याख्यान तो हुआ था, और शाम को जब पब्लिक मीटिंग थी तो पब्लिक मीटिंग में करीबन
मेरा कॉलेज तो 2000 छात्रों का था, तो उसमें से करीबन 100 छात्र वो पब्लिक मीटिंग सुनने के लिए फिर से आए थे। यह मेरा जो ऑब्जर्वेशन बताता है कि युवाओं में उन्होंने चेतना जागृत की थी और उसके बारे में और जानकारी लेने के लिए, मतलब 11वीं के ऊपर के 11वीं से लेकर तो एमएससी तक के जो छात्र थे, उसमें से मैं कई लोगों को देख रहा था कि वो फिर से सुनने को आए थे। तो ये युवा चेतना में जागृत करने का काम उन्होंने किया, एक मसला। दूसरी बात, सर्वोदय साथियों के साथ में उनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें सहभागी होने का मुझे भी मौका मिला था, और वहां पे बहुत एक क्रांतिकारी पहल राजीव दीक्षित जी के माध्यम से हुई। आमतौर पर सर्वोदयी जो गांधीवादी और विनोबावादी लोग थे, वो यही चाहते थे उस समय तक कि ग्राम स्वराज या स्वदेशी की जो व्याख्या है, तो भाई गांव और गांव के इर्द गिर्द के 4-5 गांवों में जो भी उत्पाद होते हैं उन्हीं को स्वदेशी अपनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा जिला लेवल पे अपनाया जाए। राजीव जी ने कहा ये कंसेप्ट हमको बदलना पड़ेगा, हम जिला की या तालुका की या 2-4-5 गांवों की जो सीमाएं है उससे छोड़कर, उसको बदलकर हम देश की सीमाओं को देखना पड़ेगा कि भाई ये ग्राम स्वराज तभी आएगा कि हम, क्योंकि अब मैकेनाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो उत्पाद जो है वो उत्पाद हमको बड़े पैमाने में ही करने पड़ेंगे, और बड़े पैमाने में करके स्वदेशी के जो उत्पादन करता है उनके माध्यम से करने पड़ेंगे, और वो लोगों तक पहुंचाने पड़ेंगे, तभी उसकी कॉस्ट भी कम होगी और उसकी पब्लिसिटी भी होगी। यह जो भूमिका राजीव दीक्षित जी ने ली, उसमें सर्वोदय के साथियों में बड़ी बहस हुई, मैं उसका साक्षीदार हूँ। और बहस होने के बाद में अंतिमतः कुछ लोगों ने ये कहा कि हाँ, यह कंसेप्ट अभी जरूर बदलने की जरूरत है, और तब से फिर कि कुछ लोगों ने साथ दिया राजीव जी का, और उन्होंने बोला कि हाँ, स्वदेशी की ये परिभाषा जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक इसका प्रचार प्रसार होगा भी नहीं। तो ये बहुत बड़ा योगदान रहा, और उसी के बाद में फिर जितने भी सर्वोदयी कार्यकर्ता थे, गांधीवादी विनोबावादी कार्यकर्ता थे, उसमें से एक बड़ा तबका उनके साथ में, युवाओं का उनके साथ में जुड़ा, और जिसके माध्यम से ये स्वदेशी का आंदोलन बाबा रामदेव जी के साथ में जो बढ़ा, उसमें एक गांधीवादी परिवार का भी बड़ा योगदान रहा, ये मैं निश्चित रूप से कहता हूँ। तीसरी पहल कि राजीव दीक्षित जी ने जो युवाओं को चेतना दी और स्वदेशी का जनजागरण किया, उसका रिजल्ट हम देखते हैं कि जैसा दंत कांति, एक ही प्रोडक्ट का मैं उदाहरण देता हूँ, मैंने कई बार देखा है, अलग अलग प्रांतों में भी देखा है कि देहातों तक यह प्रोडक्ट पहुंचा है, दंत मंजन, दंत कांति नाम से। तो निश्चित रूप से पहले यानी गांव के छोटे छोटे किराना स्टोर्स में भी, बहुत छोटे छोटे कस्बे होते हैं, वहां पे भी यह पहुंचा है। तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से पतंजलि के लिए जो एक आस्था निर्माण हुई है ऐसे प्रोडक्ट्स के जरिए, वह निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। और भी जो प्रोडक्ट्स है उनको और पहुंचाने का काम, अभी तो ऑडियो विजुअल और ये इसका डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया आ गया है, उस समय तो वो नहीं था। ये 2000 के करीबन की मैं बात बोल रहा हूँ, अभी तो बहुत विस्तार हो गया है। तो ये सभी मीडिया का उपयोग करके निश्चित रूप से वह जो स्वदेशी आंदोलन की नींव जो उन्होंने रखी थी, उनको बढ़ाने का काम हम और आपको सबको करना है। यही सही रूप में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, और स्वदेशी का जो प्रचार प्रसार करने में अपना अहम योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने, यही सच्ची श्रद्धांजलि है स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को कि उनके स्वदेशी आंदोलन को, उनके प्राकृतिक जैविक खेती के आंदोलन को हम आगे बढ़ाएं। और जब उनको सुनते हैं, जब एक एक बात, जैसा आपने कहा है कि वो पहले मंच पर भाषण देते थे और फिर जाके ग्रामीणों के साथ, युवाओं के साथ, छात्रों के साथ जाकर के और उनके साथ बैठते थे, संवाद करते थे। जब वो पंजाब की एक किसरपुर गांव की जब घटना परम स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी सुनाते हैं कि उस पर एक बोर्ड लगा था गांव के बाहर कि यह गांव बिकाऊ है, यह किसान बिकाऊ है, ऐसी स्थिति, और एक प्रमाणिकता के साथ हर बिंदु, हर बात उन्होंने प्रमाण के साथ रखी है, और रख करके, और आज उनको हम सब सुनते हैं, और सुनना भी चाहिए हम सबको। और इसमें आदरणीय कुमार भवन जी बिहार से हैंड रेज किया है आपने, आपका स्वागत है, आप भी अपनी बात रखें स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के लिए। ओम, आवाज आ जा रही है?
आ रही है। आ रही। ओम जी, सभी महानुभाव के मैं ओम और वंदन। आज जो राजीव दीक्षित जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, ये राजीव दीक्षित जी का प्रोग्राम हमने परम पूज्य जी महाराज जी के सानिध्य में हरिद्वार मुख्यालय में कई बार मुझे देखने को सुनने को मौका मिला। और राजीव दीक्षित जी एक ऐसे महान विभूति थे जिसका वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है। राजीव दीक्षित भारत के कोहिनूर थे और स्वदेशी पर उनकी अहम पैठ था। और स्वदेशी नहीं, भारत की पूरी विरासत, भारत की संस्कृति के पूरा ज्ञाता थे। जो वहाँ पर सुबह का परम पूज्य महाराज जी को होता था और दूसरा सत्र राजीव दीक्षित जी का था। उनका वाणी, उनका रहन सहन, उनका वेशभूषा बिल्कुल स्वदेशी से ओतप्रोत था। वो जो बोलने लगते थे तो समय कैसे बीत जाता था ये पता नहीं था। आज हम लोग जो जैविक के प्रति हम लोग अपने प्रयास में प्रयासरत रहे, वो पहले भी हम लोगों को बताया करते थे कि भारत जब तक कृषि का जैविक पद्धति से नहीं करेंगे तो भारत की कृषि व्यवस्था, जो भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका होता है, भारत ऐसा एक समय आएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो पाएगा। उन्होंने कहा था, किसानों के बारे में कहा था, बहुत से किसान कहते हैं कि जैविक खाद के बिना कृषि नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने एक उदाहरण स्वरूप बताए थे, ये किसानों देखो जंगल में कौन खाद देने जाता है, जंगल में कितनी बड़े बड़े विशाल पेड़ होते हैं, कितनी कितनी विविध फल लताएं होता है, वहाँ कौन खाद केमिकल डालने जाता है। तुम खेत में इसको पतंजलि द्वारा उत्पादित चीज और जैविक के बारे में उन्होंने अपने प्रकाश दिया था। और यहाँ तक उन्होंने कहा करते थे कि भारत की संस्कृति इतनी उज्जवल, इतनी उच्च कोटि की थी कि आज जो हमारे उस समय जो सर्जरी के मामले में बहुत भारत पूर्व में बहुत उच्चम कोटि का था। यहाँ उन्होंने कहा करते थे कि उस समय जो गांव गंवई में एक बच्चा करने वाली दाई माँ होती है, जिसको हम दवाई माँ हम लोग को डिलीवरी कराती हैं, वह उनकी ज्ञाता, उनकी अनुभव आज के MBBS MS डॉक्टर से ज्यादा है। वो देख कर बता देते थे कब बच्चा होगा, क्या होगा। उनका मैं व्याख्या करूं, मैं अपनी बात नहीं करूं, इतनी उनकी अनुभव थी, भारतीय संस्कृति पे उनकी इतनी पहल थी। तो वो भारत के कोहिनूर थे और उनकी क्षति हम भारतीयों के लिए बहुत क्षति हुई है। उनकी सही श्रद्धांजलि वही होगा, उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलने के प्रयास करें और चलकर उनकी अधूरी सपना को हम लोग पूर्ण करने के प्रयास करेंगे, तभी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ। जी आदरणीय कुमार भवन जी, जैसा कि आपने बताया, परम पूज्य स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का जन्म अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था और आपका निधन जो है भिलाई के अपोलो अस्पताल में हुआ था। आप ने जो स्वर्गीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के साथ काम किया है, आपने बहुत ऐतिहासिक और विदेशों में जो अपनी देश की और स्वदेशी का जो आंदोलन किया और जो केमिकल के विरुद्ध उन्होंने बोला, जब से शुरू किया, जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई, जब भोपाल में गैस त्रासदी को देख करके उन्होंने विदेशी कंपनियों और केमिकल की का विरोध करना शुरू कर दिया था। उनको बहुत बड़ा आघात पहुंचा था ये भोपाल की गैस त्रासदी मध्य प्रदेश के कारण। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी को कि वो आए और अपना विचार रखें। आप सभी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का, महत्वपूर्ण चर्चा।
आदरणीय राजीव दीक्षित जी के संबंध में। और मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व से आप सभी लोग परिचित हैं, अच्छी तरह जानते हैं। मेरे जो आत्मीयता है, जो लगाव है, इसलिए हो गया था कि वो छतरपुर उनका आना हुआ था, छतरपुर जिले में, जिला मुख्यालय में भी। तो जब उनका आना हुआ तो उनका 2 दिन रुकना हुआ, उनके वक्तव्य हुए और हम उनके बहुत काफी करीब से रहे, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनसे सीधे संवाद करने का। तो वो जो हमारा संस्मरण है, जो यादगार है, तो उसकी वजह से मुझे और अपने आप को करीब पाता हूँ उनके। और संयोग कहें, दुर्योग कहें कि जब उनका आना हुआ था तो नवंबर का महीना था, हल्की गुनगुनी ठंड थी। और थोड़ा सा मैं संस्मरण सुनाना चाहूंगा कि उनकी जो वेशभूषा, उनकी सादगी, सामान्य कुर्ता, साधारण पजामा, बस वही इनकी ड्रेस, चाहे उनका कोई मौसम हो, स्वामी जी जैसे। और हल्के गुनगुनी ठंड में 8 से 9 घंटे, 1 घंटे का था उनका कार्यक्रम। वो शुरू हुए और लगातार रहे चालू। उस बीच में जो बैठे थे उन लोग लगा कि ये कुछ ठंड सी बढ़ गई है, शायद इनको ठंड लग रही होगी। एक सज्जन आए, गैस एक साल लेकर उनको हल्का सा उड़ा दिया। उस साल का भी उनको ने विशेष ध्यान नहीं दिया कि उनको ठंड लग रही, कि उड़ना है कि नहीं। साल भी पीछे को धीरे से खिसक गया, वो पड़ा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा समर्पित व्यक्तित्व अपने स्वदेशी आंदोलन के लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए, कि उनको इसका आभास नहीं था कोई भी कि ये ठंडी है कि क्या है। अद्भुत व्यक्तित्व से वो, उनके बारे में तो मेरे पास शब्द भी नहीं है उनके व्यक्तित्व संबंधित। तो यही हमारा उनके प्रति जो संस्मरण है, उसी के माध्यम से ये श्रद्धांजलि उनको सादर समर्पित है। ओम प्रणाम। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जयलाल जी, आपको सानिध्य उनका प्राप्त हुआ था। और जब स्वर्गीय दीक्षित जी को सुनते हैं तो लगता है कि अगर परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी और परम पूज्य स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का जो अभियान था वो बीच में ही छोड़कर चले गए, जिसकी हमारे देश को अपूर्ण क्षति हुई थी। आज हमारे परम आदरणीय राकेश कुमार जी, जो मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम जो है स्वदेशी के लिए, वो उनका वक्तव्य रहता है, उनसे प्रेरणा लेकर के और उनके बताए मार्ग पर हम सब चलें। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, वो आए और 2 शब्द अर्पित करें। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज के इस योगाहार कार्यक्रम में सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज परम आदरणीय स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का श्रद्धांजलि सभा में मैं अपने उनके कुछ वक्तव्य को साझा करना चाहूंगा। वैसे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नौकरी पेशा में रहे हैं और एग्रीकल्चर के सेक्टर में तो थे, लेकिन चूंकि केमिकल के सेक्टर में थे तो बहुत ज्यादा पतंजलि से भी लगाव नहीं था उस समय। लेकिन मुझे याद है कि उनकी जो वक्तव्य होते थे परम पूज्य स्वामी जी के साथ, तो स्वामी जी की बात से ज्यादा इफेक्टिव बात उनकी लगती थी। और उस समय टेलीविजन पर उनकी बात को हम लोग बड़े गौर से सुनते थे और इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के बारे में जो बातें वो बताते थे, करीब करीब वही चीजें आज भी बताई जा रही हैं। लेकिन वो जिस तरह से बताते थे उस तरह से लगता था कि आज ही इस काम को हम लोग शुरू कर दें और देखें इसका रिजल्ट कैसा होगा। वो थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते थे। आज के जमाने में जिस तरह से बात बताई जाती है कि ये होगा, तमाम बताते समय ही पहले ही जो है
उसी में कुछ मतलब कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। कभी लोग बोल देते हैं कि हाँ पैदावार की कमी हो जाएगी, थोड़ा सा कम होगा ज्यादा होगा, लेकिन वो शुरू में ही एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ वो इस चीज को बताते थे कि आप करिए और निश्चित रूप से आप एकदम इसमें परिपूर्ण रहेंगे, सफलता आपको मिलेगा। तो उनका ये कॉन्फिडेंस था। स्वदेशी के बारे में वो जो चीजें बताते थे वो बड़ी अद्भुत थी। ज्यादा न उनसे कभी मौका मिला मिलने का, लेकिन उनकी बातों को सुनने का जो मौका मिला उसमें मैं यही कह सकता हूं कि वो इस देश के एक बहुत ही सच्चे सपूत थे, अद्भुत और बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उनकी विद्वता की तो कोई बात नहीं है और किसी से डरते नहीं थे। वही इतने बड़े बड़े लोगों की बारे में इतनी अच्छी टिप्पणी करते थे कि सुन करके बड़ा, खासतौर से युवाओं को बड़ा मजा आता था उस समय भी। खैर आज के परिवेश में भी हमारे स्वामी जी किसी से डरते भी नहीं और वो सारी चीजें कमेंट करते हैं। लेकिन उस समय जब दोनों लोग बात करते थे तो ज्यादा लोग, हम लोग जैसे लोग जो पतंजलि से उस समय नहीं जुड़े रहते थे, उस समय स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी की बातों को ज्यादा गौर से सुनते थे। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। और मैं आदरणीय प्रणीता सागरे जी को सादर आमंत्रित करता हूं, बहन जी आए और अपने विचार प्रदान करने का कष्ट करें। मेरी आवाज आ रही हो? सादर आमंत्रित हैं प्रणीता सागरे जी बालाघाट से। जी प्रणाम भाई जी सभी को। और आज का दिन जो है बड़ा पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और मुझे लगता है कि ऐसे राष्ट्रभक्त प्रखर ओजस्वी जिन्होंने भारत देश में और भारत के अलावा विश्व में भी भारत के प्रति, भारत के स्वर्णिम इतिहास के प्रति लोगों को जागरूक किया। भारत का स्वर्णिम इतिहास क्या था, यह सब स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने ऐसी ओजस्वी वाणी से अलग अलग मंचों से बताने का पूरा भरपूर प्रयास किया अपने जीवन में। मुझे लगता है उनके लिए जितने महानुभावों ने शब्द का उपयोग किए हैं वो शब्द सब कम है। और आज निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आंखें नम भी हो रही है कि जिस दिन सुनने में आया कि आज राजीव दीक्षित जी शांत हो गए, तो ऐसा लगा कि भारतवर्ष की कहीं ना कहीं जो एक श्वास है, एक धड़कन है, थोड़े देर के लिए रुक गई थी कि क्या होगा भारत का, क्या होगा देश का। बहुत वर्षों के बाद में ऐसी क्रांति जगाने वाले, क्रांति लाने वाले महापुरुष आज कहीं ना कहीं उनकी सांसें थम गई है, तो देश भी थम गया है, रुक गया है। और कह नहीं सकते, शब्द कम है, लेकिन कहीं आज जो भारत देश को जो ऊंचाइयों का स्थान मिल रहा है वह हमारे स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो मत नहीं। परम पूज्य स्वामी जी हैं, बालकृष्ण जी हैं और पूरा पतंजलि परिवार जो भरपूर प्रयास कर रहा है उसकी देन है। आज भारत के हर कोने कोने से आवाज आती है कि ऐसे महापुरुष ने जो विचार दिए स्वदेशी पर, जैविक खेती पर, उनके जितने भी विषय हम लाए वो कम हैं। इसलिए ऐसे महान पुरुष के जो विचार हैं उनको आत्मसात करके हमें निरंतर आगे बढ़ना है और भारत को ऊंचाइयों पर लेकर जाने का हम सब संकल्प करेंगे। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐसे राष्ट्रभक्त को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय बहन जी। जब ऐसे महान पुरुष के वक्तव्य को सुनते हैं तो गला रुध जाता है। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय नीलकंठ सावले जी को महाराष्ट्र से, वो आए और अपने विचार रखें। ओम आदरणीय सभी को, सदन को प्रणाम। धन्यवाद मुनीलाल भाई जी।
मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कपन स्वदेशी। ऐसे हमारे आदरणीय स्वर्गीय राजू जी दीक्षित जी को मैंने 2009 25 जून गुरुवार का दिन था, सुबह 3:30 बजे से मैं स्वर्गीय राजू जी दीक्षित जी को देखने के लिए जहाँ पर योग भवन बनना चालू हुआ था उसके बाजू में भी बड़े बड़े 30-30 40-40 फुट के बड़े पेड़ थे। उस पेड़ के बाजू में हमारा योग शिक्षक का शिविर चालू हुआ था, परम पूज्य स्वामी जी थे। तो 3-3:30 बजे से भी बैरिकेड के सामने जगह मिले और आदरणीय श्री राजू जी भाई जी के पास अपने को बैठने को मिले, इस वजह से मैं 2 घंटे पहले ही ग्राउंड पर पहुंचा था। तो उस दिन 5 दिन मुझे जो संघ मिला, उस संघ में दोपहर के 2 बजे से मीटिंग चालू होती थी दीक्षित जी के साथ, तो 5 बजे तक चलती थी एक जगह पर बैठकर। तो एक एक रोम खड़ा हो जाता था, उस एक एक शब्द ऐसा था कि कहां पर भी ध्यान अपना भटकता नहीं था, ना पेशाब को जाने की याद आती थी ना कोई। तो इस प्रकार 2-2.5-3 घंटे तक भी बैठा रहे एक जगह पर तो ऐसा हिलने का मन नहीं होता था। इस प्रकार हमें 5 दिन का बहुत संघ अच्छा मिला। और उसी 5वें दिन में आदरणीय राजू दीक्षित जी ने बोला था तो कौन कौन आता है, तो मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया था और खड़ा हो गया। तो मेरी शादी हो चुकी थी, नहीं तो मैं आज उस राजू दीक्षित भवन में भी काम करने के लिए रहता था। तो एक गलती हुई थी उस टाइम में शादी करने की। तो चलिए आज भी मैं उस भारत स्वाभिमान से जुड़ा हूँ और कोषाध्यक्ष का ये निभा रहा हूँ दायित्व। तो इस प्रकार जो स्वदेशी का अभियान चलाया उस टाइम में कैसे कैसे अपने भारत को लूट के अंग्रेजों ने या विदेशी कंपनी ने अभी भी चल रहा है। तो उस टाइम में 2009 में मैंने सुना था तो मैं रोंगटे खड़े हुए थे कि अपने भारत से 900 जहाज सोना भर के इंग्लैंड लेके गए थे। उनका नाम भी मुझे 1618 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट राजा जहांगीर थे। तो सूरत से वो सोना भर के इंग्लैंड लेके गए थे। तो उस सोने की वहां उस टाइम की कीमत 1000 मिलियन स्टर्लिंग पॉइंट थी। तो इस प्रकार के 5 दिन में जो लेक्चर सुने तो एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण था। उस टाइम में जो लाइफ बॉय बनता था हिंदुस्तान लीवर का, उसको बनाने के लिए पूरा लागत खर्चा जो था वो सिर्फ 2 रुपए लगता था। आज 15 साल के पहले की बात है ये, वो 2 रुपए में बनता था और उस टाइम 2009 में वही लाइट बॉय 12 रुपए में बिकता था। तो इस प्रकार स्वदेशी और विदेशी में क्या फर्क है वो सब बता के 5 दिन में मैं एकदम हैरान रह गया था। घर वापस जाने का मन भी नहीं कर रहा था। तो इस प्रकार ऐसे कुछ कुछ भारत स्वाभिमान की स्थापना जनवरी 2009 में हुई थी और मैं जून में 2009 में वहां पर पहुंचा था। तो बहुत भारत स्वाभिमान का एकदम जैसे कि कुछ पंच लक्ष्य थे, 100% मतदान, 100% राष्ट्रवादी चिंतन, 100% विदेशी कंपनियों का पूर्ण बहिष्कार और स्वदेशी का पूर्ण आग्रह, देशभक्तों लोगों को 100% संगठित करना। 5वां लक्ष्य था 100% योगमय भारत का निर्माण कर स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान भारत बनाना।
यही भारत स्वाभिमान का अभियान आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, और यही सच्ची श्रद्धांजलि अपने आदरणीय स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को होगी। और आगे सभी ने इस भारत स्वाभिमान और स्वदेशी के लिए ये श्रद्धांजलि समझना और ऐसे ही कार्य पर चलना, यही सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आपने अपने अनुभव और परम पूज्य स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का सानिध्य प्राप्त किया था। आपने उनके बारे में आपने अनुभव बताया, क्योंकि भाई वैज्ञानिक प्रखर प्रवक्ता और आजादी बचाओ आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे। आपने हमेशा मैकाले शिक्षा पद्धति का विरोध किया है। उन्होंने वैदिक शिक्षा लाने का और स्वदेशी लाने का, जो विदेशी कंपनियों को भगाने का जो आंदोलन उनका था, वह निश्चित अपनी सीमा पर आ गया था, गति पकड़ ली थी। लेकिन बीच में जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उसी दिन उनका जो है हृदय गति रुकने से उनका स्वर्गवास हो गया। इस पर जो है और हमारे आदरणीय कुसुम सिंह जी उपस्थित हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय मिथिलेश सिंह बहन जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आए और अपने विचार रखें। मिथिलेश सिंह जी बहन, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं आप, तो आपका स्वागत है। अगर आवाज़ नहीं पहुँच रही है तो अब मैं मेनपाल जी को आमंत्रित करता हूँ, हिसार हरियाणा से। मेनपाल जी, मेरी आवाज़ मेनपाल जी तक पहुँचे, क्योंकि खेती किसानी में भी लगे रहते हैं और सुनते भी रहते हैं वो। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय श्रुति जी, आदरणीय शरद वर्मा जी। जी सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज जो इस युग के ऋषि राजीव दीक्षित जी के यादों में जो आज का दिन रखा है बहुत विशेष है, और उनकी खूबियां, उनके विषय में जानकारियां बहुत गहरी हैं। और वो पतंजलि समूह से जिस प्रकार जुड़े हुए थे, तो उनकी यादें हर पेड़ पौधे, जड़ी बूटी सब में बसी हुई है। व्यक्ति उनको भुलाना चाहे तो भी भुला नहीं सकता। वो वैसे व्यक्ति हैं जैसे रामायण को तुलसीदास जी ने लिखा था, ऐसे ही वो एक हमेशा जीवन रहने वाले, हमेशा इन भारतवर्ष की हवाओं में वो बहते रहेंगे। और उनकी जो दीक्षा शिक्षा का हमेशा प्रत्येक किसान वैज्ञानिक फायदा लेता रहेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जी ओम प्रणाम। जी आदरणीय शरद वर्मा जी, जैसा आपने कहा, अपने अपने बात रखे कि वो महान स्वदेशी योद्धा जो भारत को कैसा देखना चाहते थे, वो भारत विदेशी कंपनियों को बाहर करना चाहते थे, स्वदेशी का प्रचार करना चाहते थे, और वो एक आज़ाद भारत की स्थापना करना चाहते थे। और उनका स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी का राष्ट्रवाद के प्रति जो व्याख्यान रहता था, उसको जैसे जब रामायण
का सीरियल आता था तो सारे लोग जो है रामायण का सीरियल देखते थे। जब राजीव दीक्षित जी जिस शहर में पहुंच जाते थे, जिस नगर में पहुंच जाते थे, सारे युवा, छात्र और किसान और बड़े और बुद्धिजीवी सब उनको सुनते थे। मैं आदरणीय अनिल राय जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अनम्यूट करके अपनी श्रद्धांजलि और अपना बात और उनके प्रति अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अस्तिवा तिवारी जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से, आप सादर आमंत्रित। जी, आदरणीय सदन में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को ओम प्रणाम वंदन। आज इस युग के महानायक की जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अवसान दिवस की श्रद्धांजलि देते हुए, और मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है, रहा हूं साथ में, और 2009 में उनसे थोड़ा सा जगह चेंज कर लें बीडी साहब, आवाज। हाँ, थोड़ा पानी तेज गिर रहा हमारे इधर तो उसकी आवाज आ रही। अच्छा अच्छा जी, तो 2009 में उनसे हमने हरिद्वार में जो शिक्षा दीक्षा ली जैविक खेती के बारे में, उसी समय से हम शुरू हो गए और हमने 2.5 एकड़ में तो पूर्ण जैविक कर ली और बाकी 20 एकड़ में हम आधी जैविक आधी केमिकल करते हैं अभी। तो उसी समय से हमने उनसे शिक्षा लेके और उनको बहुत सुना, साथ में रहे और सभी ने बहुत बातें बताई उनके बारे में। और वो बताते थे कि हमारे एक मित्र थे, उनका वजन बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने उनको सिर्फ पानी पीने की विधि बता दी, उससे उनका वजन घट गया और वो स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए। उन्हें पानी पीना, जैसे अपन चाय पीते हैं ऐसे पानी को पीना है, तो हमारा वजन के साथ साथ और कई बीमारियां ठीक होती हैं। तो हमने इसका बहुत प्रचार प्रसार किया, बहुत लोगों को फायदा हुआ, और जो बहुत धीरे धीरे पानी पीता है उसकी कई बीमारियां, लीवर से लेके मोटापा, वजन घट जाता अपने आप बगैर दबा के। तो ऐसी उनकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां थी, खूबियां थी, और उनको बारंबार सत सत नमन प्रणाम के साथ सभी को ओम वंदन अभिनंदन। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, जिनके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। उनके परम पूज्य स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के दिमाग में भारत के पिछले 1500 वर्ष और विश्व के सभी देशों का 500 वर्ष का इतिहास मौखिक रूप से याद था, जिसके कारण उन्हें चलता फिरता कंप्यूटर कहा जाता था। अब समझिए, विचार करिए कि जिनके दिमाग में 500 वर्ष का इतिहास मौखिक याद हो और मौखिक, और 1500 वर्ष पिछले विश्व के सभी देशों का, ये इतना जबरदस्त जो है उनका जो मोमेरी थी, ये इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और उनका अद्भुत महान पुरुष थे वो। उनके बारे में जो हम चर्चा आज कर रहे हैं, तो मैं आदरणीय भारती पटेल जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो आप सादर आमंत्रित थे। आदरणीय बने सिंह आर जी, आपका स्वागत है। आप अनम्यूट करके स्वर्गीय राजीव दीक्षित के बारे में आप अपना उद्बोधन रख सकते हैं। जी ओम, सदन के सभी को मेरा प्रणाम। स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज का जो आयोजन किया गया है, इसमें राजीव दीक्षित जी के अमूल्य और अमूल्य रत्न विचार जैसे महान क्रांतिकारी और देश को एक नई दिशा देने वाले, मुझे तो नहीं लगता कि वो स्वर्गीय हो गए हैं। उनका शरीर स्वर्गीय हुआ है, ऐसे लाखों करोड़ों लोग आज भी धरती पर राजीव दीक्षित जी बन करके उसके सपने को साकार करने में लगे हैं।
वो जो जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि हम हमारे इतिहास को खो दिया है और फिर पुनः जागृत करने के लिए कोई हमें पुनः जागरण कर रहा है। वो जब बोलते थे कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके पद चिन्हों पर ना चल करके उनकी मूर्तियां बना करके और उनके सामने हम नाचते गाते हैं तो ये हमारा भारत कभी सफल नहीं होगा। उनके ही पद चिन्हों पर चल करके हमारी संस्कृति और सभ्यता को हम जीवित रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी हमें कहेगी कि हाँ, हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाले हमारे पूर्वज थे। ऐसे होने के बहुत छोटे छोटे जो उदाहरण है शिक्षा के क्षेत्र में चाहे किसी भी क्षेत्र में। वो जो बोलते थे कि अनलिमिटेड पाठ्यक्रम जो हुआ हमारे देश में शिक्षा के ऊपर जो भ्रष्टाचार हुआ है अंग्रेजों को और मुगल शासन में, उनमें ऐसे ऐसे पाठ्यक्रम भी आए। एक किसान का बेटा पढ़ता है और वो कहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पिताजी का क्या नाम था, और वो किसान के बेटे को जीवन में कुछ काम आने वाला नहीं है। ऐसी अनेक अनलिमिटेड जो शिक्षा थी उसको खत्म करके वो देश को एक नया इतिहास लिखने वाले थे, परंतु ईश्वर की मर्जी रही क्या, वो उनकी आत्मा विलुप्त हो गई और हमें देश को बहुत अपूरणीय क्षति हुई है। इसको पूर्ति करने के लिए हमें सबको राजीव दीक्षित जी के पद चिन्हों पर चल के देश को एक नया इतिहास देने का कार्य, और आज हम तो ये चाहते हैं कि राजीव दीक्षित जी के पद चिन्हों पर चलने का हम सभी लोग आज संकल्प लें और उनके कार्य को पूरा करने का एक इतिहास जगाएं। हमारे भारतीय लोगों की एक बहुत बड़ी कमियां रहती है कि जब आत्माएं हमारे सामने जीवित रहती है उस वक्त हम उसके पद चिन्हों पर कम चलते हैं। जैसे हमारे ऋषि दयानंद जी हुए, ऐसे अनेक महापुरुष हुए, उसको जाने के बाद हम उसको याद करते हैं और फिर याद करके उसके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो क्यों ना आप एक संकल्प लें हम सभी मिलकर के कि हम राजीव दीक्षित का जब तक सपना साकार नहीं होगा जब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ऐसा संकल्प के साथ राजीव दीक्षित की महान आत्मा को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी ओम। बहुत बहुत साधुवाद। आज हम स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को सुन रहे हैं, विचार अपने अपने रख रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। तो निश्चित उनके याद करने से जैसा कि आदरणीय बने सिंह जी ने बताया कि हम कुछ ना कुछ संकल्प लें, वो है अपना जीवन स्वदेशी और योग आयुर्वेद भारतीय शिक्षा को समर्पित कर गए। अल्प समय में उन्होंने कितनी ख्याति पाई, कितना प्रयास किया, दिन रात मेहनत की। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम कुछ ना कुछ जितना हम में सामर्थ्य है, मैं तो कहता एक दिन में अगर 1 घंटे का भी समय अगर हम अपने राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं, चाहे वो माउथ पब्लिसिटी हो, चाहे लेखन से हो, चाहे फेसबुक से हो, ट्विटर से हो, जो भी मीटिंग करके लोगों से संवाद करके कॉल करके जैसे भी कर सकते हैं। अब अगर आप कहेंगे कौन देखता है, तो ये आपके लिए स्वयं आत्मा में परमात्मा का वास होता है। ये हम अपना काम कर्म करते रहें, उसका परिणाम निश्चित आएगा। इस विचार के साथ हमें अपना काम करना है। और मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय दीपश्री जी, अगर खांडेकर जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप सादर आमंत्रित हैं। आप अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैं आदरणीय कल्पना खोटली बहन जी को आमंत्रित करता हूं बालाघाट मध्य प्रदेश से, और अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप सादर आमंत्रित हैं, अपने विचार रखें जी। ओम सदन को प्रणाम और गुरु सत्ता को बारंबार नमन। स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के बारे में जो स्वामी जी के साथ में जो बैठ के जो भाषण देते थे और जो फ्लू में एकदम बिना कोई कागज के टुकड़ों को देखे हुए वो इतिहास को बताते थे, और अंग्रेजों ने किस प्रकार से लूटा, मुगलों ने किस प्रकार से हमारी मतलब भारत को लूटा, वो एकदम धड़ाले से बताते थे और वो कभी नहीं देखते थे। और जो विदेशी कंपनियां जो लूट रही है अभी वर्तमान में, उनको भी उनके बारे में बताते थे, और स्वदेशी के बारे में लोगों के मन में उन्होंने जो जगाया वो अद्भुत था कि विदेश की कंपनियां किस प्रकार से लूट रही है और हम अपने भारत को ही, अपने इतिहास को ही खो रहे हैं, अपने भारत को ही खो रहे हैं। जो प्राचीन संस्कृति थी, प्राचीन जो विधाएं थी हमारे, उनको कैसे भूलते जा रहे हैं और नई सभ्यता को कैसे एक्सेप्ट करके कैसे हम अपने भारतीय संस्कृति को कैसे खो रहे हैं वो बताते थे। तो हमने सुना 2006, 7, 8 में हमने सुना उनको एकदम फ्लो में, और जब 10 में जब भिलाई का जो हो रहा था, उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, हम लाइव भी सुनते जा रहे थे उनको। तो ये बहुत ही मतलब क्षति थी। और जो
शरीर से तो सभी को जाना है, लेकिन वो जल्दी चले गए। वो रहते तो और भी बहुत कुछ अच्छा होता। तो जो और शिक्षा के बारे में जो बोलते थे, मैकाले की जो पद्धति थी उसके बारे में जो बोलते थे, वो शिक्षा पद्धति के बारे में कि हमारी भारतीय शिक्षा कैसी होना चाहिए, और उन्होंने किस प्रकार से मैकाले ने हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति को नौकरशाही बना के रख दिया। वो अंग्रेज सिर्फ नौकर बनाने के लिए एजुकेशन देते थे, उसको हम कैसे भूलते जा रहे हैं। हमारी जैसे शिक्षा पद्धति को भूलते जा रहे, वैदिक शिक्षा को, हमारे गुरुकुल पद्धति शिक्षा पद्धति को कैसे भूलते जा रहे, वो बताते जा रहे थे। तो उनका वो भारत स्वाभिमान जो उनका था, और भारतीय शिक्षा पद्धति को उन्होंने किस प्रकार से जागृत किया, और सभी क्षेत्रों में कृषि के बारे में भी वो बताते थे। तो उनका जो लोगों के मन में जो विचार आया, सुमित भैया जी जैसे लोगों ने जो उनका जीवन पथ बदल दिया। तो ऐसे ही हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, तो वो जीवित है, वो शरीर से चले गए, लेकिन उनके विचारों से लोगों के इसमें जीवित है, और लोगों ने अपना जीवन का उत्थान कर दिया। तो यही उनकी जीवंतपना होने का एक उदाहरण है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को हम बारंबार नमन करते हैं, और वो जीवित रहेंगे, हमेशा जीवित रहेंगे। ओम जी। जी बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद। आपने जैसा कहा है कि वो हमेशा जीवित रहेंगे, जीवित हैं और जीवित रहेंगे। वो उनके इतिहास में वो ऐसा कर गए हैं, मात्र 43 साल की उम्र में उन्होंने इतना कर दिया है। उस समय डिजिटल इंडिया, सोशल मीडिया, इतने साधन संसाधन नहीं थे। उस समय तक उन्होंने किया। आज वो क्या कर सकते थे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी को सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो आए और वह भी अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। उत्तराखंड से आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं मिथिलेश सिंह जी तक आवाज पहुंच रही है, तो आप सादर आमंत्रित है बहन जी। जी आदरणीय मैनपाल सिंह जी, आपका स्वागत है, आप आए और अपने विचार रखें। ओम सदन को प्रणाम। जो कल राजीव दीक्षित जी की जयंती मनाई गई, हमारे यहाँ भी कल हमने जयंती मनाई थी। सभी किसान इकट्ठे होकर, और गांव के सभी किसानों को, और इससे कुछ उनमें उत्साह देखने को मिला, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और उनको हम राजीव दीक्षित जी की जो वीडियो है, उन्होंने कल शाम को फोन आया, भाई हमने वीडियो देखी है और आप कह रहे थे वही उसी में है, तो हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। और दुर्भाग्यवश है हमारा भारत देश का, जो कुछ समय के उनके प्रवचन के बाद वे चले गए। तो जैसे यहाँ पर इंसान की, अच्छे इंसान की वो जरूरत है, वैसे ही ऊपर भी भगवान के पास भी उनकी जरूरत होती है। तो वहाँ पर भी वे ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। क्यों, वहाँ पर भी एक स्वर्ग लोक है, तो वहाँ पर भी इतनी ही जरूरत वहाँ पर भी है। तो देखो यहाँ पर तो जो वे विचार अपने जो है वाणी है छोड़ के चले गए, वो उनकी वाणी को, जो विचार है उनको याद करके दिया जा रहा है, और वे हमेशा के लिए यहाँ पर अमर होके ने ही गए हैं। तो उनको याद करके, उनके विचारों को याद करके, अगर जो इंसान चल रहा है वो स्वस्थ है, और वो उनके मार्गदर्शन से खेती भी कर रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, और औरों को भी जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो ज्यादा समय न लेते हुए उनको सत सत नमन करते हैं, ऐसे महान व्यक्ति आत्मा को। तो ऐसे उनके मार्गदर्शन पे चलने का ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए। और जो विदेशी कंपनियों के बारे में उन्होंने आवाज उठाई, और कितने देशों का उन्होंने इतिहास बताया, और हमारे देश का भी पिछले काफी सालों से इतिहास पीछे का बताया उन्होंने। तो ऐसे महान व्यक्ति
कभी कभी ही पैदा होते हैं। जब भी देखो, क्या पता ज्यादा पाप बढ़ने का आसार था तब वे चले गए, क्या पता क्या हुआ क्या नहीं। तो इतना ही बोलना चाहूंगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय मेहरपाल जी। जी रमेश चंद्र मेहरा जी ने पुनः हैंड रेज किया है। जी मेहरा जी स्वागत है आपका। मेहरा जी आपका हैंड रेज हुआ है। और जी ओम, जी मैं आप जो एलके से जो जुड़े हैं उनके ही संबंध में मैं सोच रहा था कोई हैंड रेज कर रहे हैं, ये ध्यान कर रहा है वो आप ही हो। जी हो। जी चलिए, आप बहुत चिंता करते हैं, सबकी चिंता करते हैं आप। आपको साधुवाद। अब मैं रामकृष्ण रघुवंशी जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप साधना आमंत्रित हैं। जी आदरणीय प्रणाली मराठी जी, आपका स्वागत है। आप आए अपनी बात रखें। स्कूल जाने की जल्दी के कारण मैं हैंड रेज कर रही थी। आज की योगशाला बहुत ही सुंदर। आज स्वर्गीय राजीव जी दीक्षित जी के जीवन की यादों पर कार्यक्रम रखने में आदरणीय पवन कुमार जी का निश्चित ही कोई विचार है जो हमें प्रेरणा देने वाला है। आदरणीय राजीव दीक्षित जी ने जो स्वदेशी का विचार और भारत का प्यार सब भारतवासियों के मन में जगा दिया, वो बहुत ही अद्भुत था। वो आदरणीय महाभारत के ऐसे महान सुपुत्र थे, जैसे हीरा है उसी प्रकार ही उनका जीवन हमें अखंड तेज देने वाला है। मैं भी 2008 से उनको स्वामी जी के सानिध्य में जब हम हरिद्वार जाते थे तब सुनने का अवसर हमें मिलता था। हम इतने वक्त उनको सुनते थे और जी जान लगा के वो यादें अभी भी मन को आगे ले जाती है। उनके व्याख्यान हमारे सिंधुदुर्ग जिले में भी हुए थे और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए हम कैसे प्रयास रहते थे। आगे उनके पीछे पीछे कैसे दौड़ते थे गाड़ी में बैठकर। ये यादें मुझे आज के दिन जागृत हो गई। आदरणीय राजीव जी दीक्षित सचमुच भारत का एक नर रत्न और भारत का चेहरा मोहरा बदलने में स्वामी जी का आधार स्तंभ थे। से याद आता है वो व्याख्यान देते थे वो समय, उनके विचारों व्याख्यानों का संग्रह। मुझे आज के दिन ऐसा लगता है कि उनके विचारों व्याख्यानों का संग्रह जो सीडी में बद्ध है वो हम शेयर करेंगे हर रोज या हफ्ते में एक बार। उनके एक सीडी पर यादों के रूप में बोलेंगे तो फिर से उन्होंने जो भारत माँ के लिए जो कुछ करना चाहते थे, उनका अधूरा स्वप्न था, वो हम सब थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास करेंगे तो सचमुच उनको श्रद्धांजलि होगी। उनके इस पावन अवसर पर मैं एक छोटा सा मेरा ये गीत सुनाना चाहती हूँ, 2 पंक्तियां। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान, जागो जागो सोने वालों, धन यश गौरव खोने वालों, साहस खोकर रोने वालों, करो प्राप्त यश गौरव का। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान, कोटि कोटि कंठों से गरजे शौर्य शिवाजी जैसे दमके, तुम प्रलयंकर गण हो ऋषि के, करो योग गंगा में स्नान। माँ मांग रही है माँ बलिदान, हर परदेशी चीज को त्यागो, स्वदेशी को ही अपनाओ, कहती है आज भारती जागो, धोरण में अवजीवन दान। माँ मांग रही है माँ बलिदान, मातृभूमि के हृदय दुलारो, अरी को भैरव बन ललकारो, युग की मांग यही है प्यारो, यही आज तेरी पूजा ध्यान। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। ओम प्रणाम।
जी बहुत सुंदर बहन प्रणाली मराठी जी, आपने अपना बात रखा और अपना अनुभव शेयर किया। स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को जब उन्होंने भगवान राम के बारे में कहते थे कि भगवान राम ने पैदल चल चल के जंगलों में और अपना प्रवचन दिए, लोगों को जागरूक किया और धर्म की स्थापना की, राक्षसों का संहार किया। आज के उन्होंने महान जो कथावाचक एयर और हवाई जहाज में चल करके कथाएं करते हैं, उनके बारे में बताया कि वहां से मुझे भी बात आई कि रावजी जी तुम बहुत अच्छा बोल लेते हो, हम भीड़ इकट्ठी कर लेंगे और आप अपना उद्बोधन वहां देना और आइए हम मिलकर के धन संग्रह करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे धन संग्रह करने की जरूरत नहीं है और इस प्रकार के काम भी करने की जरूरत नहीं है कि मैं लोगों को भीड़ इकट्ठा करके उसका काम करते। खुला मन से बोलते थे वो, किसी को निडरता के साथ बात करते थे। और ऐसे हमारे आदर्श स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के बारे में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर किशोर दुबे जी पुनः अपना मार्गदर्शन देना चाहते हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, आए और अपना मार्गदर्शन दें। धन्यवाद मुनिलाल जी। मैं सिर्फ एक सूचना देना चाहता था कि पीछे 15-20 दिन के पहले नेचुरल फार्मिंग का जो ड्राफ्ट हमने पढ़ा था, थोड़ा सा हिस्सा ऑर्गेनिक और नेचुरल के डिफरेंसेस और बारे में, तो वो अभी उसकी पूरी 20-25 तारीख है, तब तक पवन जी के माध्यम से वो ड्राफ्ट योगाहार के माध्यम से पहुंचाना है। तो हमने कहा था कि भाई पूरा ड्राफ्ट सदन के सदस्य पढ़ ले और उस पर चर्चा करें, तो उसमें कुछ प्रावधान जिसमें बदलाव की जरूरत है, तो उसकी चर्चा अभी आने वाले संडे को यदि हो सकती, पवन जी से पूछ ले, क्योंकि पवन जी उसमें हाजिर रहना बहुत आवश्यक है और संडे का दिन है तो कोई समय सीमा भी नहीं रहेगी, यानी आधा पवन जी 8 बजे जैसे निकल जाते हैं वो भी नहीं रहेगी। तो उस तरह से यदि होता है तो कुछ जो बदलाव हमने सुझाए हैं वो बदलाव हम वहां पे प्रस्तुत करेंगे और उसके पहले सदन के सभी साथियों को और जो नहीं है उनको भी यह संदेश पहुंचा दे कि जो ड्राफ्ट दिया गया है नेचुरल फार्मिंग का, वो सब लोग अध्ययन करके आए और उनके मन में भी जो कुछ बदलाव यदि है तो वो बदलाव वहां पे रखे, तो इस तरह से एक प्रारूप बन जाएगा और उसको फिर प्रोसेसिंग करके फाइनलाइज करके पवन जी के माध्यम से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा। यही मेरा निवेदन था। इसलिए पवन जी के माध्यम से यदि संडे सहूलियत है तो आगामी संडे को जो कुछ बदलाव हमने सुझाए हैं उसको मैं प्रस्तुत करूंगा और बाकी सदस्य भी उस पर अपनी राय देंगे और उनको भी जो चाहिए तो वो बदलाव वो प्रस्तुत कर सकते हैं। यही मेरा सुझाव था। आप मुनीलाल जी, आप पवन जी से सलाह मशवरा करके इसको फाइनलाइज करें और संडे का दिन जो है वो मेरा प्रस्तुतिकरण और बाकी लोगों के सुझाव और चर्चा इसके लिए राखिव करे। यही सुझाव था। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, अभी अपन इस क्लास के बाद संवाद करते हैं आदरणीय पवन कुमार जी से, चूंकि वो अभी निकल गए हैं योगा से, तो मैं बात करूंगा आपसे संवाद करके एक कंफर्म कर लेते हैं। जी आदरणीय बहन सविता जी, अगर आवाज आ रही है तो आप अपनी बात रख सकती हैं। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय निर्मला जोशी जी, रघुवंशी जी को बुलाओ, शायद रघुवंशी जी उपस्थित हैं। कैसे बुलाया जाता है आप बता दीजिए। आदरणीय रामकृष्ण जी रघुवंशी उपस्थित हैं तो ये आ गए। कैसे बुलाया जाता है बहुत बढ़िया, आ जाइए। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, अपनी बात रखें। जिसने याद करें और अपना कैसे हो नहीं सकता। कोटि कोटि धन्यवाद। आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि है और आज का जो कार्यक्रम है उनके जो कुछ सिद्धांत हैं जिनको मैंने मेरे जीवन में देखा है कि ये जो मैं कभी कभी बोलता हूँ ना आपको, ये मैंने उनसे ही सीखा है। जब आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब आप अपने साथी किसान या अपने साथी का लाभ सोचते हैं कि आप इनको कैसे लाभ दिला दें, कैसे फायदा दिला दें, तो उसी दिन लक्ष्मी आपके घर आने का रास्ता तय करना शुरू कर देती है। जब हम निस्वार्थ भाव से अपने साथी का
अपने से जुड़े लोगों को लाभ दिलाने के विषय में सोचते हैं तो पूरा जो नक्षत्र मंडल है, पूरा जो सृष्टि में जो अलग अलग ग्रह से है, ये ऊर्जा लौट के कहते हैं ना, सृष्टि अपने पास कुछ भी नहीं रखती। आप सृष्टि को दोगे कण भर तो वो लौटाएगी मन भर। तो जितना ये जो केवल ऊर्जा का सिद्धांत है, ये ऊर्जा 9 ग्रहों से टकरा के वापस आती है, यहाँ से लिया यहीं दे दिया। वो एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिंपली इज चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फार्मूला है, थ्योरी है कि ना तो ऊर्जा पैदा की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो इसी सिद्धांत को साथियों हमको अच्छे से समझने की जरूरत है। माइक्रो लेवल पे हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है, बस एक ही तरीका है कि मुट्ठी बनना पड़ेगा, सब एक साथ में एक ही मंच पे आना पड़ेगा सबको। और एक मंच पे आए बगैर पूरा इतिहास गवाह है, ना कोई क्रांति हुई है, ना कोई आज़ादी मिली है, ना कोई काम सफल हुए हैं। तो जो संगठन की शक्ति होती है वो बहुत अद्भुत होती है। आपने जितने संगठन देखे होंगे, उनके किसी एक व्यक्ति को कहीं कुछ हो जाए तो हजारों लोग एक मंच पे इकट्ठे हो जाते हैं। कल मैंने पेपर में, बड़ी दुखद घटना है, बच्चियां स्कूल जा रही थी और उनसे कुछ जिहादी नारे लगवाने के लिए फोर्स किया गया, और फोर्स करने के बाद में उन्होंने नारे बच्चियों ने नहीं लगाए, विद्यार्थियों ने, तो उनको क्या किया गया कि उनके ऊपर हमला किया गया, उनके साथ पिटाई विटाई हुई, फिर उन लोगों ने थानों को जाके घेरा। तो ये छोटी मोटी घटनाएं जो हो रही हैं एक इशारा करती हैं कि हमें संगठित भी रहना है, और एक दूसरे के प्रति हम जो लेग पुलिंग वाला भी रहता है कि अभी कभी कभी किसी में, जिसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, हीन भावना अंदर पैदा हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो ये आगे निकल जाए। तो आप ये नहीं समझ रहे वो आप आगे निकलेगा तो आप उसके पीछे कितना आगे निकल जाएंगे, बस इसको समझने की जरूरत है माइक्रो लेवल पे। तो ये भी राजीव जी के बड़े बड़े मंचों से राजीव दीक्षित जी ने कहा है इसको। तो उनका जीवन का अगर अध्ययन करें तो एक जीवन हमारा कम पड़ जाएगा, ये इतनी गहराई की सोच थी उनकी। इसलिए मैं हृदय से नमन करता हूँ और एक बार इस सदन के माध्यम से सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि हम जहाँ भी रहें संगठित रहें और हमेशा एक दूसरे के प्रति ये दृष्टिकोण रहे कि हमारा एक ये खंबा है, हमारी ये जो पूरी आप इसको वो कह सकते हैं कि एक जो इमारत बन रही है उसका एक ये मजबूत खंबा है हमारा हर एक बंधु, इस योगाहार परिवार से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति। इसको मजबूत कैसे करें तो पूरा स्तंभ, पूरा जो बिल्डिंग खड़ी होगी अपने आप मजबूत हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम, नमन, वंदन। जी ओम। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी। आप जिस राह पर चल रहे हैं, परम पूज्य स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का वह सपना था, उसको निश्चित है कि हम सब पुरुषार्थ के साथ पूरा कर रहे हैं। जी आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी जुड़ी हुई हैं, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो और अन्य साथी अपनी बात रखें, अगर जो भी अपना स्वर्गीय राजीव दीक्षित के बारे में अपना मन का विचार, मन की बात रखना चाहते हैं तो वो अनम्यूट कर ले। और पहले मैं डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को सुनता हूँ। जी स्वागत है आपका। जी सदन को प्रणाम। और सर्वप्रथम हमारे इतने विद्वान राजीव दीक्षित जी, जो एक मैं तो कहूंगी कि इस समय के वो अवतार जैसे समय समय पर आते हैं और वो बहुत कम समय में अपनी वाणी को देकर सबके दिल दिमाग को झकझोर देते हैं और सब में एक ऊर्जा जगा देते हैं। वही काम हमारे स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी करके गए हैं। मैं थोड़ा ही बोलूंगी कि बस काफी जो विचार अभी हमारे सब भाई बहन लोगों ने जो किए हैं वही सब विचार मेरे भी हैं, इसलिए उनको तो मैं नहीं दोहराती, पर इतना अवश्य कहूंगी कि हम हिंदू जो अभी जैसे भाई साहब ने कहा ये जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, ये छोटी छोटी घटनाएं हमको जागृत करने के लिए है। यदि हम इनसे भी समझकर अगर हम संगठित नहीं हुए, अगर हम एक नहीं हुए तो बहुत भयावह रूप, प्रभु ना करे ऐसा आएगा, परंतु हमें सतर्क हो जाना बहुत आवश्यक है। राजीव दीक्षित जी आज होते तो शायद ये वाली समय जो आज हम देख रहे हैं वो नहीं देखने को मिलता है, ये जो छोटी छोटी घटनाएं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो उस समय तो बड़ी जागृति आ जाती है, बड़ा जोश आ जाता है, सब कुछ होता है, किंतु हम धीरे धीरे, कुछ मानव स्वभाव है कि उस बात को भुला देते हैं। तो हमें उसे भुलाना नहीं है। उनकी दी हुई जो भारत स्वाभिमान और विदेशी
को हटा के जो देशी का जो उन्होंने जो अलग जगाई थी उसको हमें जगाने के लिए हमें सतत प्रयासरत रहना है। हमें उन चीजों को भुलाना नहीं है और हमारी युवा शक्ति को, हमारे आने वाले बच्चों को इन सब बातों से उनके दिमाग में भर देना है कि आपको क्या करना है आगे। इसलिए बस इतना ही उनके लिए श्रद्धांजलि आज वही होगी कि हम उनके दिए हुए इन संदेशों को संगठित होकर आगे बढ़ाएं। और ये भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम अपनी हीन भावना ये न लाए कि वो आगे बढ़ गया। अरे वो आगे बढ़ गया तो कोशिश करिए कि हम 4 कदम और बढ़ा के उसको सहारा दे के उसके साथ आगे बढ़ जाएं। वो बढ़ रहा है, बड़ी खुशी की बात है, उसके साथ हम भी बढ़ जाएं। ये हर क्षेत्र में होना चाहिए। तो इसी प्रकार के जो हमारा अपना योगाहार ग्रुप है, इसमें बड़ी जागृति वाले विचार धारा वाले सारे भाई बहन लोग जुड़े हुए हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम इसी प्रकार से अन्य ग्रुपों में भी ये सारी भावनाओं को जोड़ें, इन सारी बातों को दें और अपने विचारों को आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी फिर से पुनः उनको श्रद्धांजलि वही होगी कि हम अपने देश के लिए इस स्वाभिमानता को जगाने के लिए इन कार्यों में हम लगे रहें। इतनी बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम। पुनः उन्हें श्रद्धांजलि और सब सदन को प्रणाम। धन्यवाद। श्री आदरणीय डॉक्टर बहन जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपनी बात रखी और जो आपने संकल्प की बात कही है कि निश्चित हम लोगों को ऐसे काम करना चाहिए, और पूर्व वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रंजना किनीकर जी को कि वो आए, वो भी अपने विचार व्यक्त करें स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के लिए। और अगर और आपने जो आज गीत सुनाया वो भी एक प्रेरणादायी था, और आपका जो कार्य है, जो आप जो इस व्यवहार कार्यक्रम में सहयोग कर रही हैं, ये भी छोटा कार्य नहीं है। इससे हमको संतुष्ट होकर के और आगे हमें कैसे और लोगों को जोड़ना है, इस पर भी हमें मंथन चिंतन करते हुए हम अधिक से अधिक देश में अपने व्यवहार कार्यक्रम का ये सपना जो स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के लिए इस आज श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि स्वदेशी योग, आयुर्वेद, भारतीय शिक्षा, संस्कृति यही उनके अभियान थे और इसको हम व्यवहार के माध्यम से पूरा करने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। तो एक गिलहरी के रूप में हम अपना सहयोग करें। आदरणीय रंजना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो? सादर आमंत्रित हैं रंजना किनीकर जी, महाराष्ट्र। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, तो अब मैं समापन की ओर चाहता हूं। अगर किसी भाई का कोई सुझाव देना है, कोई बात रखना है, तो सादर आमंत्रण, मैंने सबको आमंत्रित कर लिया था। अगर कोई पुनः आमंत्रित करता हूं जी। आदरणीय प्रणाली मराठी जी, आप हैंड रेज कर दें जिसको बोल रहा हूं जी। हाँ, मुझे याद में आया कि हम जब जब संधि मिले तब तब उसका सोना करने का प्रयास हमें करना है, क्योंकि ये काम इतना ही आसान नहीं है। तो कल मुझे एक ऐसी संधि प्राप्त हुई, हमारी मीटिंग की टीचरों की, हमारे केंद्र की। तब डॉक्टर रश्मि झा ने हमें जो कान के बारे में मार्गदर्शन दिया था, तो वो मैं सब शिक्षकों को दिया। मैं आपसे खड़ी रह गई और उनको बताया कि हम ऐसा करें तो हम अपने बच्चों के लिए जब प्रार्थना होती है तब ये कान का मार्गदर्शन करें, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने का, और उस वक्त भस्त्रिका प्राणायाम भी करें। तो एक साथ 2 चीजें होगी और हमारे स्कूल के बच्चे निरोगी हो गए, क्योंकि बहुत सारे रोगों का आक्रमण हमारे बच्चों पर भी हो रहा है। तो इसलिए ये हर स्कूल में जाए, बच्चों तक जाए और उनसे उनके माँ की तरफ जाए, तो इसका बहुत प्रचार प्रसार होगा। इस विचार से मैंने ये काम किया। और तुरंत मीटिंग छूटने के बाद मेरा एक स्वभाव है कि मैं कहाँ रुकती नहीं हूँ, चलती चलती रहती हूँ। तो एक किसान की भेंट ली हमारे तहसील में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनसे मैंने बोला, रंजना जी से मेरी बात हुई थी, उस बात को आगे ले जाते के लिए कि हम किसानों का ग्रुप करके एक आयोजन करेंगे किसानों के लिए। ऐसा मेरा काल बहुत चर्चा और ये हुआ है। ओम प्रणाम। मेरा अनुभव शेयर किया। ओम।
ओम ओम ओम। जी आदरणीय रंजना जी, आप तक आवाज पहुंच गई हो। ओम। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय सभी योगार मंच के उपस्थित मान्य और आज की योग कक्षा बहुत के द्वारा। और आज हमने स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी की सभी महानुभावों ने बहुत सुंदर अपने विचार व्यक्त किए। और बस मैं भी जैसे कि अभी रघुवंशी भैया ने कहा है कि हमें संगठित होना है और लास्ट में कि ये अगर कोई भी कार्य संगठित होकर करे तो एक कार्य हो जाता है, वैसे ही संगठन मजबूत होना चाहिए। तो सबने अपने अपने जहाँ पर कार्य वहाँ पर सबको प्रेरणा देनी होगी और कार्य के साथ संगठित होना है। ऐसे आज के हमारे आदरणीय राजीव दीक्षित जी की जिन्होंने स्वदेशी और आयुर्वेद और शराब नशा मुक्त करना, इन पर बहुत सारे उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया है। उनके बहुत सारे लेक्चर भी हुए हैं और हमने यूट्यूब पर भी सुना है। और अगर सच में ऐसे वक्तव्य वाले व्यक्ति अगर आज भी अगर होते तो फिर इस देश को, इस राष्ट्र को एक नई प्रेरणा ऊर्जा मिलती थी। और उनके ही कार्य पर अगर हमें चलना है तो सच में हमें थोड़ा सा परिवर्तन और करना होगा। तो मैं उनके लिए एक जो नीलकंठ सावड़ी जी भैया ने गाया था वो मैं गीत थोड़ा प्रस्तुत करना चाहती हूँ, पूरा गाना चाहती हूँ। तो अगर सबकी इजाजत हो तो मैं ये स्वदेशी के ऊपर गीत गाऊँ। जी बहन जी, स्वागत है आपका। जी। मेरा मन स्वदेशी, मेरा वो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। चट्टान टूट जाए तूफान घमंड के आगे, चट्टान टूट जाए तूफान घमंड के आगे, अगर मौत भी पुकारे, अगर मौत भी पुकारे, तो भी लक्ष्य हो स्वदेशी। मेरा मन हो स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। जो गाँव में बना हो, जो गाँव में बना हो और गाँव में खपा हो, और गाँव में खपा हो, जो गाँव को बनाए, जो गाँव को बनाए, वह काम है स्वदेशी। मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी, मर जाओ तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। जिसने स्नेह भरा हो, जिसने स्नेह भरा हो, वह चीज है स्वदेशी, वह चीज है स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी,
मानव का धर्म क्या है, मानव का धर्म क्या है, मानव का दर्द क्या है, मानव का दर्द क्या है। जो करे मनुष्यता की रक्षा, होवे कफन स्वदेशी, मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा मन स्वदेशी। बस एक छोटा सा गीत, मेरा मन हो स्वदेशी और मर जाओ तो भी मेरा तन हो स्वदेशी, और कफन भी हो तो भी हमारे स्वदेशी। तो इसी गीत के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। जी हाँ। बहुत सुंदर और अच्छा। और हमारे स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के भाव, कई उन्होंने लगभग कई भजन गीत सिर्फ स्वदेशी के ऊपर गाए हैं। उसके माध्यम से उन्होंने कई अलग जगाई है। देश प्रेम के भाव जगाने, देश प्रेम के भाव जगाने ग्राम नगर अभियान चले, लिए स्वदेशी मंत्र आज फिर बालक वृद्ध जवान चले। आज विदेशी कंपनियां फिर भारत भूमि पर आई हैं, भारतीय की प्रभुत्व सत्ता पर अधिकार जमाने आई हैं। डॉलर के बल पर स्वदेशी में उद्योग लगाने आई हैं। जाग उठो हे भारतवासी, आजादी का गान चले। हम देश प्रेम के भाव जगाने, देश प्रेम के भाव जगाने नगर ग्राम अभियान चले, लिए स्वदेशी मंत्र आज फिर बालक वृद्ध जवान चले। करें प्रतिज्ञा भारतवासी, करें प्रतिज्ञा भारतवासी, बस स्वदेशी लेंगे हम। अपना पैसा अपने घर में, देश समृद्ध बनाए हम। माटी से सोना उपजाएं, जाल विदेशी काटे हम। स्वाभिमान का भाव जगाने नगर ग्राम अभियान चले, लिए स्वदेशी मंत्र आज फिर बालक वृद्ध जवान चले। ग्राम ग्राम उद्योग लगाएं, हस्तकला सरसाएं हम। भरे रहे भंडार सभी के, अधिक अन्न उपजाएं हम। घर घर दीप जले लक्ष्मी के, गीत खुशी में से गाएं हम। भारत भू का भाग जगाने स्वदेशी की तान चले, लिए स्वदेशी मंत्र आज फिर बालक वृद्ध जवान चले। अपने पैरों आज खड़े हों, भीख नहीं हम मांगेंगे। कठिन परिश्रम करके हम सब आगे कदम बढ़ाएंगे। चरण चूमने मंजिल आए, समृद्धि का सोपान चले। लिए स्वदेशी मंत्र आज फिर बालक वृद्ध जवान चले। मोहन खंडेलवाल मुकुल के शब्द और आदरणीय स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के लिए अब मैं समय आज लगभग अपने हो गया है, तो अब मैं आभार के लिए जी मिथिलेश सिंह जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं बहन जी कि आए और आप अपने विचार व्यक्त करें और फिर समापन कर दें। जी आदरणीय जी ओम, सदन को नमन वंदन। बहुत सुंदर प्रोग्राम आज राजीव भाई दीक्षित जी की जयंती मनाई और बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं इस मंच से जुड़कर हम भी, और सभी लोगों को सुना, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से जयंती के अवसर पर। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। ओम जी, धन्यवाद। जी बहन जी ओम। और आज का, क्योंकि आज एक महान पुरुष की श्रद्धांजलि और जन्मदिन, देखिए दोनों दिन एक दिन है। हम श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि और उनका जन्म हुआ तो जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं दी जाती हैं, परंतु उनका उसी दिन जाना हुआ तो हम श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर आज के इस कार्यक्रम को। जी आजाद वैशाली जी बहन जी। ओम ओम, सभी को सभी सदन को सादर प्रणाम, सादर वंदन। आज अपने पूजनीय राजीव जी का पुण्य स्मरण है, उनको पुनः पुनः प्रणाम करती हूँ। आज मैं धन्य हुई कि उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सद विचार और उनके पुरुषार्थ
सुनना मिला, तो मैं धन्य हुई। उनके अनेक आशीर्वाद सदैव हमें मिलते रहेंगे, इस इच्छा करने के बाद मैं धन्य हुई। सादर प्रणाम। जी धन्यवाद बहन जी, हाँ, हाँ। आप अपने विचार रखें। और सभी को आमंत्रित किया था हमने जो सदन में उपस्थित हैं, जिनको ऐसा लगा कि आवाज नहीं पहुंची है तो उनको सबको हमने आमंत्रित किया था। अब किसी कारण कोई आवाज नहीं पहुंच पाई, और अब हम आभार ज्ञापित करने के लिए आदरणीय नीलकंठ सावले जी को सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। ओम धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल भाई जी। आज हमारे योग की कक्षा हमारे आदरणीय मुकेश मालवीय जी भाई साहब ने लिए हैं बहुत अच्छे तरह से। और आज स्वर्गीय राजू दीक्षित जी की जो जयंती हुई, इस पर सभी ने एक एक जो स्वदेशी का एक एक नियम अपने घर से या साबु पेस्ट अपन यूज करते वहां से भी जो दूसरे लोगों को भी बताया, तो ये खरी श्रद्धांजलि हो जाएगी। तो मैं आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर समापन के लिए मैं सबका आभार यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। आदरणीय मुनीलाल भाई जी, आदरणीय बहन रंजना बहन जी, आदरणीय अस्तित्व तिवारी जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय बहन भारती पटेल जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय गणेश सिंह जी, आदरणीय बहन दीपाश्री खंडिलकर जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर जी, आदरणीय बहन कल्पना खोपले जी, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, आदरणीय LK यादव, मुनीलाल यादव जी, आदरणीय बहन मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय बहन प्रणाली मराठी जी, आदरणीय बहन प्रणीता साकरे जी, आदरणीय रमेश चंद नेहरा जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय बहन सविता येळणे जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय सुमित वर्मा जी, आदरणीय बहन वैशाली विनायक जी, आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग टीम से वो जो लेफ्ट हो चुके हैं उनके प्रति ही आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का कक्षा का यहाँ पर समापन यही करता हूँ। और इसी प्रकार नया ऊर्जा के साथ सुबह 5:30 बजे कल मिलते हैं। तब तक के लिए ओम प्रणाम, धन्यवाद। ओम। ये डिस्टिल वाटर है रघुवंश जी धन्यवाद सर नीलकंठ जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। ओम। दिनेश भैया जी की आवाज क्यों नहीं आ रही भैया जी? आज दिनेश जी की तबीयत ठीक नहीं है। दिनेश जी का सर्दी जुकाम है, गला बैठा गले हुआ में है। जरा गला खराब है तो बोल नहीं पाते थोड़ा, तो इसलिए दिनेश भाई जी नहीं आ रहे। जी जी। चलिए समापन करते हैं। आज कल मिलते हैं सुबह 5:30 बजे। ओम। जी ओम। अरे यादव साहब, बहुत पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है झमाझम। अरे गुरुजी पानी बहुत गिर रहा है, पानी। अब किसानों का क्या होगा ये सोचो। अरे भैया गिरेगा पानी तो गिरेगा। किसानों का क्या सोचो, किसानों ने कभी सोचा है? किसान क्या कर रहा है? किसान जो है अपनी मर्यादा खो चुका है। किसान गाय को जो है छोड़ चुका है। किसान जो है जहर डाल रहा है धरती माता को। किसान पेड़ों को जहर दे रहा है। किसान माता को जहर दे रहा है। किसान जनमानस को जहर दे रहा है। तो क्या करें, प्रकृति अपना तो प्रभाव दिखाएगी। नहीं, आपने ठीक है, अगर मान लो अपने भाई से बंधु से गलती हो जाए तो इतना क्रोध ना करते हुए सबसे बड़ी चीज है क्षमा कर देना, और क्षमा करके उसको रिपेयर कैसा किया जाए उसके बारे में बात करना। जो कहते हैं ना कि अभी हमारे यहाँ एक कहावत है कि सही सांझ मर जाए उसके लिए कब तक रोगे? 12 बजे तक, मध्य रात्रि तक रो, सुबह उसको ना अपने उसको अंतिम संस्कार करो और फिर एक नई दिशा की तरफ फिर चल पड़े। तो अभी ठीक है, जो उसने करा है वो तो अभी उसको भी समझ में आ रहा है, लेकिन अभी अपने को कुछ ना कुछ इसका विकल्प ऐसा सोचना पड़ेगा।
वो तो आप जैसे और किसान हैं जो धरती माता को संजो रहे हैं, तो माँ उनका ध्यान कर लेती है। नहीं तो बादल फटने की घटनाएं सुनी है आपने, बहुत हाँ स्थिति खराब हो जाती सुनिए, है। बिल्कुल सुनिए, सब कुछ हाँ। नष्ट हो गया है। हाँ। और ऐसी ऐसी भी है कि एक ही पलक झपकते ही सब कुछ बराबर हो गया। तो अब खैर वो तो सब सारी ठीक है। अभी हम लोग है ना भैया से भी विचार कर रहे थे कि हमें ना बारिश की क्रॉप से ना थोड़ा सा अपने को इस पे हमारे यहाँ बारिश की क्रॉप में किसान श्योर नहीं रहता है कि उसको पक्का आमदनी मिलेगी। तो अभी कुछ ऐसी क्रॉप के बारे में भाई साहब और हम विचार कर रहे थे कि अपने को कुछ ऐसी बरसात का वैकल्पिक फसल ढूंढ के लानी होगी जिसमें हमारा किसान है ना थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सेफ हो जाए। कर रहे हैं उसके बारे में, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ लेके उसका एक विकल्प ढूंढेंगे। जहाँ ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल है नर्मदापुरम में, जी जी, तो अभी इसके लिए भी बात करेंगे। बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, आप भी नहीं पधारे, बस आपको हंसते हुए देख रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं आप अपने हृदय की गहराइयों से है ना किसानों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए। वो बड़े लोगों को हमें ना सभी को क्षमा कर देना चाहिए। और क्षमा से बढ़ के सजा देने वाले से बड़ा आदमी होता है जो दूसरों को क्षमा कर देता है, उसके लिए कलेजा चाहिए। माँ नर्मदा जी से विनती करना है, माँ नर्मदा जी, माँ धरती माता हमारी जो है कृपा जी जी जी। और हमारे आदरणीय पवन कुमार जी जुड़ गए हैं जी। बस अब चलिए समापन कर देते हैं। इसलिए हम जानते हैं आपके अंदर का जो क्रोध है वो किस वजह से है, क्यों है, तो हम समझ उसको गहराइयों से समझते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप अपना हृदय नरम करके और अच्छी विशेष ये प्रकृति को अपन जैसा देते हैं वैसे ही लौट के आता है। तो थोड़ा सा अपना रुझान इस तरफ करें कि जो हो गया सो हो गया, अब इन लोगों को रिपेयर कैसे करें उस पर काम करना है। ये जो हम देते हैं वही वापस आता है, ठीक है ना। लेकिन यही है कि देखिए आज गाय माता की स्थिति देखिए आप रघुवंशी जी, हम जब फाटक खोलते हैं तो गाय द्वारे में दरवाजे में अपना मुंह डाल के और टकती रहती है कि तो हमें कुछ दो। यार बताओ आप, उनकी जमीन को जो है हड़प लिया है, उनकी सब कुछ कर लिया है। क्या है गाय बहुत, अरे स्थिति बहुत खराब है। चलिए आवाज तो चलते हैं, कल मिलते हैं, आभार हो गया है। और जी अगर हमारे आदरणीय पवन कुमार जी का जुड़े हैं, पुनः जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। और सब पूरा सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है और उनको स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए हम सब ने जो है अपने अपने स्तर से प्रयास किया है। योगाहार कार्यक्रम में जो लगातार चर्चा होती है, बीच बीच में हम चर्चा करते रहेंगे और उनके गीत गाते रहेंगे, उनके संस्मरण को याद करते रहेंगे। तो भगवान दास जी भी दिख रहे हैं। ओम सभी को ओम आदरणीय ओम रघुवंश। हाँ ओम। पवन सर चले गए क्या? नहीं, मैं हूँ यहाँ पर रघुवंशी जी, नमस्कार। मैं ऑफिस पहुंच गया था तो मैंने देखा अभी भी कार्यक्रम चल रहा है हमारी रिकॉर्डिंग का जो वो है, तो फिर मैंने अभी फिर से ज्वाइन कर लिया। अच्छा अच्छा नहीं बहुत अच्छा गुरुदेव। वही हम ना सुबह सुबह वही विचार कर रहे थे। तो क्या है कि यादव साहब ने थोड़ा सा जरा कह दिया है कि अपना किसान की गलती है, तब जो हो गया सो हो गया। मैंने कहा ठीक है, अभी रिपेयर की बात करेंगे अब तो। हाँ, रिपेयर होना बहुत जरूरी है, समय समय पर रिपेयर होना है सबका। सब लोगों का बीच में ना कुछ ढीला हो जाता है तो रिपेयर हो जाता है, करना पड़ता है। सर जो है रघुवंशी जी पानी बता रहा है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, अब किसान का क्या होगा। हमने कहा किसान का धरती माता नाराज हो जाती है कि इसको जो है पेड़ काट लिए, गाय को हटा दिया है, क्या करे, तो उसका कोप दिख रहा है। तो रघुवंशी जी कह रहे क्षमा करवा दो। हमने कहा ठीक है भाई। हाँ। नहीं बहुत बढ़िया। अच्छा रामकृष्ण रघुवंशी जी, आपको वो फिल्म मिल गई थी ना, भेज दी थी आपको नीमा ने? नहीं मिली मुझे। 2 मिनट वाली जो बनी है। नहीं मिली ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपके पास हो तो आप अभी सेंड कर दीजिए मुझे। मैं अभी सेंड करके आप इसको देख लीजिएगा। जी मैंने इसको करके ना आगे मैंने फाइनल करके भेज दिया है। जी सर। ठीक है, उसमें हमने सबटाइटल कुछ शब्द जो थे कीवर्ड सबटाइटल के कर दिए हैं, डाल दिए हैं अंग्रेजी में, जिससे कि वो बाहर वालों को जरा मतलब ना पूरा ट्रांसलेट करने पर मेरी भी मेहनत बचेगी। ठीक है। और हम ज्यादा फिर बोल पाएंगे, ज्यादा बोलने का समय मिल जाएगा उसमें। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ठीक है, तो एक बार आप उसको देख लो और मुझे फिर बता देना उसमें जो भी होगा। जी सर।
ठीक है, जी सर, मैं चलिए उसको देख बहुत बहुत हाँ जी मैं भी भेजता हूँ, ठीक है जी सर। ओके चलिए ओके धन्यवाद, चलिए ओके, बाय। प्रणाम सर। ओम सर। सभी लोग रिमूव हो सकते हैं। अभी मैं क्योंकि आईडी से नहीं जुड़ पाता हूँ, इसलिए अभी सब लोग जा सकते हैं छोड़ दें योगा कार्यक्रम समापन करते हैं। जी ओम प्रणाम।